नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या इन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या इन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम या इन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। इसमें एक ट्रेंगल होता है, उसमें यह बताया जाता है कि एक लाइन हम अगर ड्रा करें, वो लाइन है DE। तो हम यहाँ पे एक लाइन DE ड्रा करते हैं और जो DE है ये ABC के AB को D पर और AC को E पे कट करता है। इसमें यह गिवन है कि AD एंड DB और AE और ECA सेम रेशियो में है। हमें यह प्रूफ करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो इसके लिए गिवन में जैसा कि हमने बताया यहाँ पे है AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये गिवन है। हमें प्रूफ करना है DE पैरेलल BC। तो हमने जैसे देखा टू प्रूफ में लिखेंगे DE पैरेलल BC। अब हम क्या करेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि जो DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि DE जो है BC के पैरेलल नहीं है। तो उस केस में हम एक और लाइन ड्रा करते हैं और वो लाइन होती है DE डैश पैरेलल BC। हम ये मानते हैं कि DE अगर BC के पैरेलल नहीं है बल्कि एक लाइन DE डैश है जो BC के पैरेलल है। कभी कभी कोई चीज़ डायरेक्ट प्रूफ नहीं होती, उसको इनडायरेक्ट प्रूफ करना पड़ता है। इसको आप अपने कॉपी में पहले नोट करें, फिर इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक है प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेट अस कंसीडर दैट √5 इज रेशनल, या लेट अस इमेजिन दैट √5 इज रेशनल। तो √5 को यदि हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो उसको सबसे पहले हम रेशनल मान के चलते हैं, बाद में हम कंट्राडिक्शन मेथड से बताते हैं कि वो रेशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी DE को BC के पैरेलल प्रूफ करना है। इसके लिए हम पहले ये मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है बल्कि एक दूसरी लाइन DE डैश है जो कि BC के पैरेलल है। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन आता है, तो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ डायग्राम में देखिए ये DE है। DE को हम पैरेलल ना मान के हमने ये माना कि एक DE डैश है जो कि BC के पैरेलल है। एक्चुअल में दिख तो DE रहा है, पर चूंकि हम ये मान लेते हैं कि DE पैरेलल नहीं है बल्कि DE डैश पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम इसको मान के चलते हैं। तो जब DE डैश BC के पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम से या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग AD/DB इक्वल टू AE डैश/E डैश C हो जाएगा। अब चूंकि AD/DB इक्वल टू AE/EC ये गिवन है, इसको हम गिवन में देख सकते हैं। यहाँ से देखिए ये गिवन है AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो चूंकि यहाँ पे ये गिवन है और AD/DB इक्वल टू AE डैश/E डैश C ये कंस्ट्रक्शन के द्वारा गिवन है, इसको हम कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में दिखाया गया है कि ये वैल्यू उसके AD/DB जो है AE डैश/E डैश C के इक्वल है। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से AD/DB और AD/DB दोनों का साइड इक्वल है, इस तरह से ये वाला साइड AE/EC और AE डैश/E डैश C वाला ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाला साइड इक्वल है। इसलिए उसको जब हम इक्वल कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका AE/EC इक्वल टू AE डैश/E डैश C। इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिख लेते हैं। तो इसको हमने लिख दिया EC/AE यहाँ पे, और AE डैश/E डैश C को हमने लिख दिया E डैश C/AE डैश। इसको हमने इन्वर्स कर दिया। अब दोनों साइड में यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1 को प्लस किया। इसके बाद जैसा कि हम बार बार डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो AE का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AE हो जाएगा। इसी तरह से AE डैश का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AE डैश आ जाएगा। और हम यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि EC प्लस AE इक्वल टू AC होता है। इसी तरह से E डैश C प्लस AE डैश इक्वल टू भी AC होता है।
यहाँ डायग्राम से देखिए कि AE और EC को हम AC लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये आपका AE है और जो E-C है ये भी AC के इक्वल है, तथा ये आपका जो AE है और EC ये इक्वल है, और E-C को जब प्लस करते हैं तब भी AC की इक्वल है। इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि जो AE- है और E-C है, इसको यदि हम प्लस कर देंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि AC के इक्वल है। इसी तरह से यदि हम AE को EC से प्लस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ AC की इक्वल है, यही वहाँ पे आपको शो किया गया है। इसको हम AC दोनों को लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं AC दोनों में आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, चूंकि इसका दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है तो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम देखते हैं कि A इक्वल टू AE- होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब E- और E एक ही पॉइंट हो, एक दूसरे से कोइंसाइड करे। क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डायग्राम में देखिए E- अलग लिखा हुआ है और E जो है अलग लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन प्रूफ हमने किया कि जो AE- की वैल्यू है और AE की वैल्यू है सेम है, हमने ये अभी प्रूफ किया। तो ये तभी इक्वल संभव है, पॉसिबल है, जबकि E- और E एक ही पॉइंट पे हो, या तो E- की जगह E हो अथवा E की जगह E- हो। जब ये दोनों एक ही पॉइंट है तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ से आ जाता है आपका A इक्वल टू AE-। अब ये यहाँ पे लिखा है कि इट इज ओनली देन पॉसिबल व्हेन E एंड E- कोइंसाइड। ये जब कोइंसाइड करेगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब चूंकि DE- इज पैरेलल टू BC, ये स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि DE- जो है पैरेलल है BC के, और जब DE- BC के पैरेलल है और E और E- एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब DE जो है ये भी BC के पैरेलल होगा। तो इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि DE पैरेलल BC है। दोस्तों, आपको इसको नोट करने में प्रॉब्लम जाती होगी, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लाइड का पोर्शन है। यहाँ पे स्लाइड के थ्रू आप इसको नोट कर सकते हैं, स्लाइड के थ्रू देख सकते हैं कैसे इसको मैंने आगे पीछे सेट किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।